श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, गणतंत्र दिवस हमारे देश का जो पर्व है वो आ रहा है और इस गणतंत्र दिवस पर हम बात करें हमारे देश की सुरक्षा में जो तैनात जवान हैं, चाहे वो सीमा पर हों या फिर हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां होती हैं उनसे निपटने के लिए जो सशस्त्र बल हमने निर्माण किए हुए हैं केंद्रीय, उनकी बात करें तो CISF का नाम जो है वो सबसे पहले हम लेते हैं। देश की कोई भी औद्योगिक इकाई हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या फिर अन्य कोई इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, CISF उसकी सुरक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी CISF पर होती है। किस प्रकार CISF काम करती है और क्या इसकी चयन की प्रक्रिया है और क्या दायित्व CISF के होते हैं, उसके बारे में हमारे साथ आज आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में बात करने के लिए उपस्थित हैं CISF के डिप्टी कमांडेंट अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर धन्यवाद आपका और श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। सर, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि सभी श्रोता हमारे जानते होंगे कि CISF क्या है, CISF के बारे में आपका जो रुझान है कि आपको लगा कि किस वक्त आपको ऐसा लगा कि मुझे CISF जैसे प्रतिष्ठित सुरक्षा बल में शामिल होना है, ये विचार आपके मन में कब आया? CISF एक केंद्र सशस्त्र पुलिस बल है जो कि भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय में आती है जी। और हर फोर्स में, जैसे कि बचपन में हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन करे और देश सेवा में अपना पूर्ण योगदान करे, तो उसी तरीके से मैं भी जब छोटा था तो मैं हमेशा चाहता था कि किसी तरीके से सिविल सर्विसेज क्रैक किया जाए और एक सार्वजनिक जीवन में जाया जाए और लोगों की सेवा की जाए। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपने किस वक्त मन बनाया कि आपको विशेष रूप से इसकी तैयारी करनी है और किस प्रकार आपने इसकी तैयारी की? ऐसे तो मन बचपन ही से था, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन जो थी वो 11th-12th ही से स्टार्ट हो गई थी। तभी दिमाग में ये चीज़ आ गया था कि हाँ, सिविल सर्विसेज में जाना है और कोई ना कोई सामाजिक दायित्व उठाना है, तो बेसिकली 11th-12th ही में डिसाइड कर लिया था। जी, तो आपने ये उस वक्त मन में निर्धारित कर रखा था कि आपको वर्दी वाली सर्विसेज में जाना है या फिर आप संपूर्ण UPSC की ही तैयारी कर रहे थे? नहीं, देखिए, प्रयास तो UPSC का ही किए थे जी। अब UPSC में जो भी सर्विसेज होती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्विसेज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्विसेज हो, पब्लिक डोमेन की सर्विसेज होती है तो अपना बेस्ट देने का मौका पूरा मिलता है। तो बस वही चीज़ था जो कि दिमाग में था और उसी क्रम को आगे रखते हुए जब प्रिपरेशन किए UPSC तो फिर सिलेक्शन CISF में हो गया, तो मन लगा के लगे। जी, बहुत सारे जो युवा हैं वो आपको सुन रहे होंगे, जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, कैरियर को बनाने के दौर में वो चल रहे हैं, तो UPSC के द्वारा जो चयन प्रक्रिया है वो CISF में भर्ती के लिए क्या अलग से पेपर होता है या फिर जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है वही होता है? नहीं, देखिए, UPSC कई एग्जाम्स करवाती है, तो एक नॉर्मल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कराती है जिसके माध्यम से IAS, IPS, IRS एवं विभिन्न सर्विसेज के लोग आते हैं। और केंद्र पुलिस बल जाने के लिए UPSC का एक डेडिकेटेड एग्जाम होता है जिसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स AC एग्जाम कहते हैं। इसके माध्यम से आप गस्टेड रैंक पे आप आ सकते हैं एज अ सहायक कमांडेंट या असिस्टेंट कमांडेंट, जिसका पद स्टेट पुलिस में DSP के समानकार होता है। और उसके बाद अलग अलग फोर्सेस में जैसे कि CISF है, CRPF है, BSF है, ITBP है और SSB है, इन सब में एज एन AC या एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप आते हैं और फिर समय समय से प्रमोट होते होते जो कैडर ऑफिसर होते हैं वो DIG एवं IG पद तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसकी जो चयन की प्रक्रिया है ये भी क्या UPSC के सिविल सर्विस एग्जाम जैसी होती है? कितने इसमें चरण होते हैं? हाँ, UPSC ही एग्जाम लेती है इसका। तो बेसिकली इसमें 3 चरण होते हैं। जो सबसे पहले होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा लिखते हैं। अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगभग 7, 8, 9, 10 लाख के आसपास होते होंगे। तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। जो भी व्यक्ति रिटन एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, इसके बाद अगला चरण इनका UPSC के द्वारा, इसके बाद इनका फिजिकल होता है। फिजिकल में बेसिकली 100 मीटर की दौड़, गोला फेंक और लॉन्ग जंप वगैरह होती है। फिजिकल हो जाने के बाद मेडिकल होता है। उसके बाद फिर फाइनल स्टेज जो होती है वो आपकी UPSC इंटरव्यू की होती है। तो बेसिकली इसमें 3 चरण होते हैं जिससे सब अभ्यर्थी जाते हैं। जी बिल्कुल, इसका मतलब अगर इंटरव्यू तक पहुंचना है तो पहले आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा? हाँ, फिजिकल और रिटन दोनों ही आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको जाकर के इंटरव्यू में आने का मौका मिलता है। आपने जैसा बताया कि रिटन पेपर एक ही होता है, जिस प्रकार सिविल सर्विसेज में एक प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, इस तरह नहीं है इसमें? नहीं, उसी तरीके से है। मतलब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और लास्ट में जो इंटरव्यू होते हैं तो तीनों फेजेस के जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ करके ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और बेस्ड ऑन आपके मार्क्स आपकी प्रायोरिटी को डिसाइड की जाती है। जैसे कि आपने क्या प्रायोरिटी डाली है एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, जैसे आपने पहले नंबर पे CISF डाला है या CRPF डाला है या BSF डाला है, तो आपके नंबरों के आधार पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सा फोर्स जो है वो अलॉट किया गया है। जी, आपने क्या CISF को ही ऊपर चयन में डाला था? हाँ, मेरी पहली प्राथमिकता CISF थी। जी, और आपको वही मिल गई, बहुत ही अच्छी बात है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब चयन हो जाता है उसके बाद प्रशिक्षण का जो काल होता है वो किस प्रकार होता है, कहाँ इसका प्रशिक्षण होता है और उसमें क्या क्या आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? सिलेक्शन
ग्रेजुएशन होने के बाद जो प्रशिक्षण होता है वो करीबन 12 से 13 महीने का होता है, जो कि बेसिक बुनियादी प्रशिक्षण कहते हैं जी। इसमें सारे कैंडिडेट्स को बेसिक फोर्सेस के ड्रिल हो गए, वेपन हैंडलिंग क्लासेस हो गई, टैक्टिकल क्लासेस हो गई, और जो भी हमारे नियम कानून है जैसे BNS वगैरह की जो धाराएं हो गई, कैसे आप में इन्वेस्टिगेट करते हैं वगैरह वगैरह चीजें हम लोगों को सिखाई जाती हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग जो CISF की होती है वो हमारी सबसे बड़ी एकेडमी है NISA, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। वहीं पर सारे राजपत्रित अधिकारियों की बुनियादी प्रशिक्षण होता है, और उसके बाद करीबन 1.5 से 2 महीने का हम लोगों का कमांडो का कोर्स होता है, जिसमें फिजिकली हम लोगों को एकदम फिट कर दिया जाता है। तो वो हम लोगों का मध्य प्रदेश में एक एकेडमी है RTC बड़वाहा, वहाँ पे हम लोगों का होता है। उसके बाद फिर हम लोगों की फील्ड पोस्टिंग मिल जाती है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो बड़ी ही चुनौतीपूर्ण ये जो है प्रशिक्षण की तरह की होती होगी, इसमें कोई आपको विशेष याद आपकी जुड़ी हो प्रशिक्षण से, तो आप हमें बताएंगे? हाँ, प्रशिक्षण तो देखिए बड़ा टफ होता है, क्योंकि जनरली उससे पहले लोग घर पे रहते हैं तो माँ बाप के साए में एकदम रहते हैं। जी। तो जब पहली बार जब प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही बदल गई है। समय से उठना, समय से खाना, समय से सब चीज़ करना। सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम लोग उड़ जाते थे, क्योंकि 5 बजे हम लोगों का सेंट्रल PT का मार्का लगता था। वो तो अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि द्वंद्व युद्ध रहता था। जी जी। दिमागी रूप से डेली तैयार होना, और 5 बजे से करीबन 1.5-2 घंटे की हमारी PT की क्लासेस चलती थी। उसके बाद फिर हम लोगों का ड्रिल की क्लासेस चलती थी, और ड्रिल की क्लासों के बाद फिर हमारी इंडोर की क्लासेस चलती थी, जो लगभग 3 से 4 घंटे की होती थी। जी। तो जनरली सुबह 4 बजे उठने के बाद जब हम लोग इंडोर की क्लासेस के लिए जाते थे तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता था हमारी नींद। जो सुबह अगर 4 बजे उठे तो नींद तो वैसे भी पूरी नहीं हो पाती। और जब आप क्लासरूम में बैठे और हल्की हल्की AC की हवा जब आपके ऊपर पड़ रही है तो आंखें खुली रहती थी लेकिन दिमाग तो बंद रहता था। तो सबसे पहला तो हम लोगों का वही था कि किसी तरीके से बस आंख और दिमाग दोनों खुले रहें। फिर शाम को हम लोगों की वेपन ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह होती थी, और रात में कई बार हमारी नाइट एक्सरसाइजेस या नाइट मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होती थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग पीरियड काफी टफ होता है। इसमें एक बेसिकली एक ट्रांजिशन फेस होता है, जिसमें एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को एक फोर्स पर्सनल बनाया जाता है। जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रशिक्षण तो टफ रहेगा ही। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो ट्रेनिंग है बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होती है, और आपको एक आम आदमी से किस प्रकार एक सफल अधिकारी के रूप में बना दिया जाता है और क्षेत्र में जो है आपको ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। CISF को जब हम देखते हैं तो मुख्य रूप से सुरक्षा बल के रूप में इसको देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका कार्य क्षेत्र आज की तारीख में हम बात करें तो कितना बदल गया है, कितना व्यापक है? देखिए, CISF की स्थापना सन 1969 में हुई थी। उस समय तो इसकी बहुत कम स्ट्रेंथ थी, करीबन 3000 की। जी। लेकिन आज आप समझ लीजिए कि हर भारत के हर राज्य में CISF जो है वो फैला हुआ है, और आज के डेट में इसकी स्ट्रेंथ लगभग 1,80,000 के आसपास की है। जी। और हर साल मतलब ये बढ़ता जा रहा है निरंतर रूप से। भारत के जितने भी प्रमुख हवाई अड्डे ले लीजिए, चाहे पोर्ट हो गई, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, यहाँ तक कि पिछले साल पार्लियामेंट जैसी संवेदनशील जो बिल्डिंग है वो भी CISF के एम्बिट में, CISF के सिक्योरिटी कवर में आ गई है। तो अभी तो बल का बहुत ज्यादा विस्तारकरण हो रहा है, हर जगह CISF की डिमांड है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी राजस्थान में पिछले ही हफ्ते HPCL की एक रिफाइनरी है बाड़मेर में, उसमें भी CISF का इंडक्शन हो गया है। कार्यशैली हम लोगों की एकदम उच्च कोटि की है, और हम लोग जिस चीज में है, जैसे सिक्योरिटी में है तो वी आर पायनियर ऑफ द फोर्स, ऐसा कहा जाता है कि मतलब वी आर द बेस्ट। 1999 में जब ICI 814 का हाईजैक हुआ था, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भारत के जितने भी प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो CISF को दे दिया जाए, और आज लगभग उस घटना को लेकर के 26 साल हो गए, और 26 साल में एक भी मिस हैपनिंग नहीं हुई है। बिल्कुल। तो इसी से आप हमारी दक्षता, हमारी कार्यशैली और हमारी क्षमता का आप आकलन लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। हम देखते हैं रिपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो CISF के जो जवान होते हैं वो 1% भी उसमें हम देखते हैं कोताही नहीं बरतते, चाहे कितना ही बड़ा VVIP भी क्यों ना हो। जी एकदम, इसी बात की हम लोगों को सिखलाई भी मिलती है कि हम लोग पोलाइट येट फर्म की जो पॉलिसी होती है वो अपनाते हैं। यानी हमें मृदभाषी भी होना है, प्रेम से लेना है, लेकिन जो नियम है, जो SOP है, उसके अनुसार ही काम होगा। अगर फ्रिस्किंग होगी तो सभी की होगी, और अगर चेकिंग होगा तो सभी का होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई छूट किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है। जी, जो केंद्रीय सशस्त्र बलों की हम बात करें तो अन्य भी कई फोर्सेज हैं, CISF से वो किस प्रकार भिन्न है, या हम बात करें कि CISF किस प्रकार उन सब से भिन्न है? देखिए, भारत में बेसिकली कई सारे फोर्सेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सशस्त्र पुलिस बलें हैं जो गृह मंत्रालय में आती हैं वो 5 हैं। उसमें से जैसे BSF हो गए, तो BSF का मेन मैंडेट है बॉर्डरों को गार्ड करना। दे आर द फर्स्ट डिफेंस हमारे उसमें। तो जितने भी अपने बॉर्डर्स हो गए, चाहे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, चाहे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, तो वो बेसिकली BSF के एम्बिट में आती हैं। उसके बाद फिर SSB है। SSB इंडिया नेपाल बॉर्डर को बेसिकली गार्ड करती है, और भी इंटरनल सिक्योरिटी पैटर्न पे जहां जहां एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको गार्ड करती है। जो भारत की क्या विश्व की जो सबसे बड़ी केंद्र पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है CRPF। तो ये क्या है, इनका प्रेजेंस पूरे भारत भर में है, चाहे इंटरनल आप
आपका सिक्योरिटी इशू हो, नक्सल में कहीं भी आप देखा जाए तो सीआरपीएफ की बटालियन हर जगह पूरे छत्तीसगढ़, झारखंड या अन्य डिस्टर्ब्ड एरिया में मिलेंगे आपको। उसके अलावा कई सारा पुलवामा, जम्मू कश्मीर या कहीं भी जो डिस्टर्ब्ड एरिया है जहां पर इंडियन आर्मी या अलग फोर्सेस को अगर किसी सीएपीएफ की आवश्यकता रहती है तो वहां पे सीआरपीएफ मौजूद मिलेगी आपको। इसके अलावा आईटीबीपी है जो कि हिमवीर जिन्हें कहा जाता है, इंडिया चाइना बॉर्डर जो हाई ऑल्टीट्यूड के बॉर्डर्स है वो आईटीबीपी उनको गार्ड करती है, लोकल पुलिस के सहयोग देती है एवं इंडियन आर्मी के साथ कंधों से कंधा मिला करके चलती है। इसी तरीके से जो भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन चीजें हैं उसको गार्ड करने का मेन मैंडेट सीआईएसएफ को मिला हुआ है। तो पूरे भारत भर में जितने भी वाइटल क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है जो कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत के ग्रोथ के लिए आवश्यकता है, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का सुरक्षा का दायित्व जो है वो पूरा सीआईएसएफ को मिला हुआ है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार जो विज्ञान ने तरक्की की है, जो चुनौतियां हैं उनके स्वरूप में भी बदलाव आया है। और विशेषकर हम बात करें अगर थर्मल प्लांट हो गया या फिर पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गया, उनमें जो थ्रेट है वो भी आजकल काफी एडवांस हो गए हैं। तो सीआईएसएफ ने अपने आप को किस प्रकार अपडेट किया है, एडवांस किया है, और क्या हम जो वैश्विक खतरे हैं इन सब चीजों को, चाहे वो हाईजैक से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार के हमले से संबंधित हो, उनके लिए सीआईएसएफ कितनी अपडेट है? हाँ देखिए, आज से जब 60 साल पहले लगभग जब सीआईएसएफ का जन्म हुआ था तब तो बहुत बेसिक सा एक नर्चरिंग फोर्स के रूप में हमारा जन्म हुआ था। लेकिन आज के डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज और इतने सारे थ्रेट परसेप्शन जो कि बदल चुके हैं, तो सीआईएसएफ भी समय समय पे उसी के अनुरूप अपने आप को बदलती है। जैसे कि आजकल आप हमारे स्पेसिफिक थर्मल पावर प्लांट का उदाहरण ले लें तो ये बॉर्डर से देखिए बहुत नजदीक है। तो सबसे ज्यादा जो खतरा हम लोगों को है वो है ड्रोन अटैक का। जी बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर से करीबन एरियल डिस्टेंस पे हम लोग 60 किलोमीटर है, तो 10 मिनट में कोई भी ड्रोन या कोई भी ऐसा अगर अटैक करना चाहे या यूएवी अनआर्म्ड व्हीकल से कोई अटैक करना चाहे तो आराम से कर सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को सिखलाई मिलती है। अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के गैजेट्स हैं जो कि हमारे लोगों को बताया गया है। कई प्रकार के रडार हैं, उनके बारे में भी हमें दक्षता दी गई है। उसके अलावा कई सारे वाइटल इंस्टॉलेशन है जिसमें साइबर थेफ्ट होने का या साइबर अटैक होने का डर रहता है। तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम होती है, IRT जिन्हें कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो इन लोगों को भी सिखलाई दी जाती है कि क्या क्या इनको सुरक्षा से संबंधित क्या क्या डूज एंड डोंट्स बताया जाए। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो कि मतलब चलती आ रही है। अभी लेटेस्ट जो है AI का है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोगों को AI से संबंधित हमारे जवानों एवं अधिकारियों को उसके बारे में भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। तो समय के अनुरूप, जगह के अनुरूप हम लोग अपने आप को बदलते रहते हैं और उसी प्रकार से हम लोगों को सिखलाई भी दी जाती है। जी बिल्कुल, आप पिछले काफी समय से सूरतगढ़ क्रिटिकल जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है इसमें आप पदस्थ हैं। तो ऊर्जा संयंत्रों की जो सुरक्षा है वो अन्य जो औद्योगिक एस्टेब्लिशमेंट है उनसे किस प्रकार भिन्न है? भिन्न इस प्रकार से, देखिए हर पावर प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब आप रही बात आप हमारे थर्मल पावर प्लांट की देखिए तो 1500 की एक यूनिट है हमारे पास, 1500 मेगावाट की, और दूसरे यूनिट 1320 मेगावाट की है। तो 2800 मेगावाट की बिजली उत्पादन RVNL सिर्फ सूरतगढ़ से कर रहा है, जो कि लगभग 1/3 है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई आपातकालीन स्थिति यहाँ पर आती है, कोई आग लगती है, कोई चोरी होती है या किसी प्रकार का कुछ भी इंसर्जेंसी या कुछ आत्मघाती हमला होता है, तो वो काफी बड़ा उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे देश में जाएगा। जी, तो इसको रखते हुए कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आप चाहे पेरीमीटर सिक्योरिटी ले लीजिए, चाहे एक्सेस कंट्रोल ले लीजिए, चाहे PVC से संबंधित कोई चीज ले लीजिए, तो ये सारा का सारा एम्बिट, ये सारा का सारा रोल जो है वो सीआईएसएफ के मजबूत कंधों पर है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एज पर SOP और एज पर जो प्रोसीजरल है उसी के अनुरूप हम लोग ड्यूटी प्रदान करते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें अधिकतम जो स्टाफ तैनात होता है वो इंजीनियरिंग साइड का होता है, और आप जो है सुरक्षा बल के हैं, तो सुरक्षा बल को वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी जानना पड़ता है, उनके साथ तालमेल भी रखना पड़ता है। वो किस प्रकार संभव हो पाता है? अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे सीआईएसएफ क्या है कि हर प्रकार के PSUs में सिक्योरिटी प्रदान करती है, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, कोल बेस्ड हो, स्टील हो, या फिर आपका फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हो। तो क्या होता है कि जब हम लोग किसी यूनिट में पोस्टिंग जाते हैं तो पहले हम लोगों का 15 दिन का 20 दिन का एक प्रशिक्षण दिया जाता है उस वाइटल इंस्टॉलेशन को समझने के लिए कि उसकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी क्या जरूरतें हैं, और उसी के अनुरूप हम लोग अपने आप को ढालते हैं। उसका वर्किंग किस प्रकार है ये भी जी। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है कि इंजीनियर्स करीबन 1000-1200 के आसपास इंजीनियर्स हैं, लेकिन उसके साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं और कई सारे लेबर्स हैं। तो एक लेबर जो है तो उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे के सारे सुरक्षा से संबंधित चीजें जो है उनको बताया जाए, जो आम जनता, आम जनमानस है उनको हम लोग सिखाते हैं। और इंजीनियर्स को, इन इंजीनियर्स के हमें देखिए बीच का वो निकालना रहता है कि कंपनी का काम भी हैम्पर्ड ना हो और सुरक्षा संबंधी जो भी SOP बनी हुई है वो भी बनी रहे। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा मतलब हम लोगों को स्ट्रिक्टनेस भी रखना पड़ता है और समय को देखते हुए हमें पोलाइट होकर के उनको बड़ी सरल भाषा में समझाना भी रहता है। जी बिल्कुल। तो हम बात करेंगे कि साइबर खतरों की, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था, साइबर खतरे आजकल बढ़ते जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का इंस्टॉलेशन
सेशन जो कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्या इसके लिए भी CISF काम करती है? हाँ, कुछ हद तक मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों का ट्रेनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रिपेयर हुआ है। लेकिन बेसिक चीज़ें हम लोगों को बता दी गई है, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर रहे या कोई भी सॉफ्टवेयर रहे तो समय समय पे उसको पासवर्ड चेंज करते रहें, और जो भी प्रोफाइल हो, फायरवॉल हो, वो सारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो। अंदर आते समय या बाहर जाते समय किसी प्रकार का हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जो है वो अनुमति नहीं है, अनलेस अनटिल वो ऑन रिकॉर्ड अनुमति दी गई है, जिससे किसी प्रकार का डेटा या किसी प्रकार का कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी ना हो सके। तो इसके बारे में भी हमारे सभी बल सदस्यों को समय समय पे ट्रेनिंग हम लोग देते रहते हैं, और एक अवेयरनेस सेशन भी हम लोग महीने महीने पे किसी न किसी एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करके हम लोग अपने लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। जी, आप यहाँ पर CISF के डिप्टी कमांडेंट हैं, आपके पास में पूरी फोर्स है, आप इनके लीडर हैं, तो जवानों में अनुशासन और मनोबल बनाए रखने के लिए आप एक अधिकारी के रूप में क्या देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, अनुशासन तो मस्ट है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि फोर्सेस को और आम जनता को अलग करती है। तो अनुशासन तो हम लोगों का ट्रेनिंग के दौरान ही सिखलाई होती है। समय समय पे डिब्रीफिंग, ब्रीफिंग सेशन भी हम लोग करते रहते हैं, और महीने के अंत में हम लोगों के यहाँ सैनिक सम्मेलन, एक सभा होती है जिसमें हर इकाई के इकाई प्रभारी सभी जवानों की समस्याओं को सुनते हैं और उसको निवारण करने का पूरा कोशिश करते हैं। और रही बात मनोबल की, तो मनोबल के लिए एज अ यूनिट कमांडर, एज अ इकाई प्रभारी हम लोगों को यही देखना है कि समय समय पे जवानों को प्रॉपर रेस्ट मिले। छुट्टियों में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि छुट्टियां 100 में से 99 बार हम लोग दे दें, अनलेस अनटिल कोई बहुत इमरजेंसी हो गई हो या बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हो, तो वहीं पर हम लोग थोड़ा सा सख्ती करते हैं। नहीं तो इन छुट्टियों में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग इतना अपने घरों से दूर रह रहे हैं तो इनकी छुट्टी जो है समय समय पर दे दी जाए। और बाकी खेल कूद की चीज़ें भी हम लोग शाम को रखते हैं, क्योंकि इतना हम लोगों का इंटेंसिव ड्यूटी रहती है कि जवान दिन भर ड्यूटी करके थक जाते हैं, क्योंकि राइफल हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एग्जैक्टली। एक तो जवान जो है घर से दूर रह रहा है, और अगर त्यौहार में या किसी वैसी चीज़ों में, सालगिरह हो या शादी हो, अगर उसको हम लोग ना छोड़ पाए तो उसका मनोबल बड़ा टूट जाता है। तो कोशिश ये रहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों उसमें जवानों को छुट्टी समय पर दे दिया जाए हम लोगों को। और इसके अलावा डेली शाम को हम लोगों के यहाँ गेम वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि मानसिक रूप से आदमी मतलब खुश रहे और फिजिकली भी फिट रहे। आप अपनी नेतृत्व शैली को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आपके अनुसार एक अच्छे अधिकारी के जो गुण हैं वो क्या होते हैं? देखिए, एक अच्छे अधिकारी के गुण यही होते हैं कि वो पोलाइट भी रहे, लेकिन बाहर से फर्म रहे, अंदर से पोलाइट रहे, बाहर से फर्म रहे। क्योंकि आप बहुत ज्यादा अगर आप पोलाइट रहेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर वो आपको एज अ कमजोर लीडर देखा जाएगा। और बहुत ज्यादा अगर आप अग्रेसिव होंगे, बहुत ज्यादा आप, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब एरोगेंट कह लीजिए, या बहुत ज्यादा सख्ती की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बहुत बैलेंस बना करके हमें रखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडर या एक अच्छा यूनिट कमांडर वही है जो कि बैलेंस टाइप रहे। जब उसको सख्ती दिखाना हो तब एकदम स्टैंड ले, चाहे वो अपने जवानों के प्रति हो, चाहे वो किसी नियम, किसी SOP को लेकर के हो। और जब उसे लिबरल होने की आवश्यकता है, जैसे कि शादी का जब सीजन आता है या छुट्टियों का जब सीजन आता है, तब तो उसको देखिए लिबरल होना भी चाहिए जी। क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं तो हर आदमी चाहता है कि वो छुट्टियों पे घर जाए। शादी जब सीजन रहता है तो हर जवान की अपेक्षा होती है, तब आप थोड़ा सा आपको लिबरल होना है। तो बेसिकली आपको एक बैलेंसिंग एक्ट होती है जो कि एक गस्टेड अधिकारी या एक यूनिट कमांडर को बना करके रखना रहता है। हमारे राष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व गणतंत्र दिवस जो है वो आ रहा है। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही जो युवा वर्दीधारी सेवा में अपना कैरियर जो है उसकी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो सभी श्रोतागण को आने वाले रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुशी से रहें, हम सब लोग एकता में रहें। सभी लोग भारत के जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो जवान हैं जो अपने घर को छोड़ करके इतनी दूर ड्यूटी आपकी सुरक्षा में कर रहे हैं, इनको स्नेह दें, इनको प्यार दें। बस यही आपसे एक छोटी सी अपेक्षा मेरे और सभी बल सदस्यों का, सभी जवानों का रहता है जी। और रही बात फोर्सेस में आने की, तो जब आप जो भी यंग श्रोता हैं जो 11th-12th कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि मन लगा के पढ़ें, करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दें। दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चीज़ चल रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, अगर ये चीज़ के बारे में आपको जानकारी है तो कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो कोई भी चीज़ रहे, उसको आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अपने जीवन के 3-4 साल जो होता है उसको लगन से दीजिए। उससे क्या होगा कि भविष्य में आपके लिए भी सारे द्वार खुल जाएंगे और आपके कारण आपके माता पिता, आपके भाई बहन सभी लोग बहुत ज़्यादा प्राइड और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। बहुत ही अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया। अशोक सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।